अगर पेपर बनाने वाला कोई प्रोफेसर होगा, इधर पढ़ाने वाला भी किसी प्रोफेसर से कम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यूपी टेट का बाप आपसे निकल जाएगा, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ऐसा पढ़ाई में कि जो वो एग्जामिनर कहीं से पूछे। किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको पढ़ना है, रटना है, टेंशन मुझे दे देना है और मैं उसको आराम से पी जाऊंगा, ठीक है। आपकी जो समस्या है उसको दूर कर दूंगा। एक चीज़ याद रखिएगा टेट पास करने के लिए कि आप लोग सबसे पहले मनोविज्ञान को ठीक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मनोविज्ञान की जब समझ आ जाएगी तो ऐसा नहीं है कि जो जीएस आएगा या पर्यावरण आएगा उसमें मनोविज्ञान नहीं है, सब में मनोविज्ञान थोड़े थोड़े क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। पर्यावरण बहुत आसान है, कवर कर सकते हैं। हिंदी आसान है, कंपल्सरी सबके लिए कवर कर सकते हैं। यानी मानव के कह सकते हैं, मानव के व्यवहार में परिमार्जन लाना क्या है, मनोविज्ञान। ध्यान दीजिएगा, किसी एक शब्दावली के कई परिभाषा हो सकते हैं। आप जानते होंगे परिभाषा भी कई प्रकार का होता है। एक परिभाषा क्या होता है, एक परिभाषा होता है जो मानक होता है, जो किताबों में अच्छे अच्छे शब्दों में, वाक्यों में लिखा होता है। हम लोग उस परिभाषा को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग उस परिभाषा को पढ़ेंगे जो आपके दिमाग में बैठ जाए, चिपक जाए, याद हो जाए, ठीक है। इसलिए किताबी ज्ञान को छोड़ा जाए। मेरी बुक भी CDP की आने वाली है जल्दी, तो आप उसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या बुक होगा भी आपके पास, मैं जानता हूँ। मानव के व्यवहार में परिमार्जन लाना ही मनोविज्ञान है। और एक मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमी क्या है कि मनोविज्ञान के प्रश्नों में छुपे शब्दों का अर्थ यदि आपको क्लियर नहीं होगा तो कभी भी मनोविज्ञान के प्रश्नों को आप सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। परिमार्जन मतलब क्या होगा आप जानते भी होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे। अर्थ क्या होता है, शुद्धता होता है। क्या होता है, शुद्धता। यानी मानव के व्यवहार में शुद्धता लाना ही क्या है, मनोविज्ञान है। और किसके सापेक्ष लाना भाई, तो पहले याद रखिएगा, अगर हम लोग शिक्षा शुरू करें वैदिक काल की अगर शिक्षा शुरू करें, वैदिक काल में आप जानते थे क्या होता था, एक शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है, और शिक्षक से पढ़ने वाले एक शिष्य हुआ करते थे। अब ये शिक्षक द्रोणाचार्य हो या कोई भी हो, जिसको चाहे, जिस जाति को चाहे उसको शिक्षा देते थे, जो चाहे वो शिक्षा देते थे, जो चाहे शिक्षा नहीं लेते थे, इनके ऊपर था। लेकिन बाद में अगर इसको विकसित भाग देखा जाए तो जांडीवी के विषय में आप जानते होंगे। जांडीवी, इन्हीं के एक शिष्य थे किलपैट्रिक। कौन थे, किलपैट्रिक इनके जो है शिष्य थे। और जांडीवी ने प्रयोजनवाद को दिया था। किसको दिया था, प्रयोजनवाद को दिया था, याद रखिएगा। और बाद में प्रयोजनवाद मतलब आज का बचत ही कल का भविष्य है। आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वही कल नंबर के रूप में आपको मिलेगा। यानी योजनाएं बनाना जो है, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना प्रयोजनवाद कहलाता है। जांडीवी ने इसको दिया था और जांडीवी के सिद्धांत को किलपैट्रिक ने आगे बढ़ाया। और ये जो द्विध्रुवी प्रक्रिया था शिक्षक और शिष्य के बीच में, इसको त्रिध्रुवी कर दिया। और त्रिध्रुवी में क्या हो गया आप देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ तो शिक्षक ही रहेंगे, यहाँ छात्र ही रहेंगे, और यहाँ पे कौन आ गए, यहाँ पे आ गया, याद रखिएगा कौन आ गया, पाठ्यक्रम आ गया। और पाठ्यक्रम किसके द्वारा, राजा के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और इन तीनों का लक्ष्य एक ही रखा गया। लक्ष्य क्या रखा गया, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या रखा गया, बाल केंद्रित शिक्षा जो है लक्ष्य रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कुछ भी कार्य होगा, पाठ्यक्रम कुछ भी बनेगा, छात्र कुछ भी करेगा, शिक्षक कुछ भी पढ़ाएगा, हर हालत में जो है बालकों का विकास होना चाहिए। यही शुद्ध रूप से मनोविज्ञान कहलाता है। और वर्तमान में याद रखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग, कर के सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी बालकों को सीधे न पढ़ा के, सीधे न सिखा के, उन्हें जो है करने के लिए मजबूर किया जाए, समस्या दिया जाए और वो सॉल्व करें। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई या शिक्षण कार्य होता है। चूँकि आज ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग कुछ शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे। आगे देखा जाए मनोविज्ञान में कुछ ऐसी शब्दावलियाँ जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं। आप तो नहीं गलत करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग। अगर आपसे हम कहें अवरोधन, तो क्या आप बता सकते हैं अवरोधन का अर्थ क्या है। अवरोधन मनोविज्ञान की क्लास में क्या होता है, ध्यान होता है। क्या होता है, ध्यान। इसे कह सकते हैं अटेंशन होता है। अटेंशन किसे कहते हैं, अवरोधन को कहा जाता है। आंतरिक या बाह्य,
अगर कभी शब्द मनोविज्ञान में आंतरिक आ जाए, वाह आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कहें आंतरिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, या आपसे हम कहें कि वाह अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन। तो जहां भी आंतरिक शब्द आए आपको क्या समझना है? आंतरिक मतलब क्या? सकारात्मक। क्या है? सकारात्मक। अगर हम वाह की बात करें तो क्या समझना है? नकारात्मक। क्या समझना है? नकारात्मक। संवेग की बात करें, अगर हमने कहा बालकों में संवेग नहीं है, या हमने कहा आपके हमारे अंदर संवेग नहीं है, तो इस संवेग का अर्थ क्या होगा? बताएंगे आप लोग? संवेग का अर्थ क्या होता है? संवेग का अर्थ जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपनी परिभाषा में बताया गया है। संवेग मतलब कहा जा सकता है उत्तेजना। याद रखिएगा, उत्तेजना। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्तेजना न रहे, अगर मुझे पढ़ाने का, देखिए हर चीज का अलग अलग रूप होता है। मनोविज्ञान की क्लास में कुछ दार्शनिक बातों को पढ़ना चाहिए, कुछ पागलपन वाली बातों को पढ़ना चाहिए। मनोविज्ञान की क्लास में बेवजह एग्जाम्पल दिया जाता है समझने के लिए, वो सिर्फ समझने के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर उत्तेजना न रहे तो व्यक्ति नहीं पागल कहलाएगा। क्यों? हम लोग के अंदर क्या ऐसा है कि हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग के अंदर उत्तेजना है? जैसे मुझे पढ़ाने की उत्तेजना है, फिर सुबह कुछ खाने की उत्तेजना है, कहीं जाने की उत्तेजना है, कुछ करने की उत्तेजना है। तो किसी बालक, किसी व्यक्ति के अंदर संवेग न रहे, उत्तेजना न रहे, जैसे आपको परीक्षा पास करने की उत्तेजना है, आपको जल्दी जल्दी क्लास करने की उत्तेजना है, जल्दी से कोर्स खत्म हो जाए, सर प्रैक्टिस कराए, इसकी उत्तेजना है। ये अलग अलग रूपों में अलग अलग जो है नामों से जानी जाती है। यानी यहां आप क्या समझ रहे हैं? संवेग मतलब क्या हुआ? उत्तेजना। संज्ञानात्मक ज्ञान क्या हुआ? कोई बताएगा? संज्ञानात्मक ज्ञान आप किसे कहेंगे? आप अपने जीवन में बहुत जो है कई तरह से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कोई सिखाता है तब ज्ञान प्राप्त करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, याद रखिएगा, तब ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन जीवन के कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन में आप न कोई सिखाता है, न कोई सुनाता है, न कोई पढ़ाता है, यानी आप अपने अनुभव से कुछ ज्ञान को सीखते हैं, जिसे संज्ञानात्मक ज्ञान कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि मानव अपने अपने जीवन के अनुभव से जो है क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे संज्ञानात्मक ज्ञान कहा जाता है, जिसको जीन पियाजे ने सर्वोत्तम ज्ञान कहा। क्या कहा? सर्वोत्तम ज्ञान कहा। याद रखिएगा, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बाल विकास पे अपने सिद्धांत दिया था, कार्य क्रिया का अर्जन, कर्मिक विकासात्मक अवस्था, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, वो आगे इसकी छोड़ दीजिए, चर्चा नहीं करेंगे। यानी मानव अपने जीवन में जो अनुभव ज्ञान से प्राप्त करता है उसे संज्ञानात्मक ज्ञान कहा जाता है। ठीक है? जैसे पुराने से पुराने डॉक्टर, पुराने से पुराने मास्टर, लोगों से लोग क्यों जुड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके जीवन में संज्ञानात्मक ज्ञान बहुत अधिक मात्रा में रहता है, और उस संज्ञानात्मक ज्ञान का लाभ जो है लोग लेने के लिए उनसे जुड़ते हैं। क्लियर है? कुछ शब्दावलियों की चर्चा करेंगे, फिर क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आकस्मिक और संकल्पित अधिगम। अधिगम तो आप समझ रहे होंगे, सीखना क्या होता है? अधिगम होता है। और याद रखिएगा, कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, कुछ चीज को बताएंगे, और जैसे कोर्स समाप्त हो जाएगा आप कितनी प्रैक्टिस करा देंगे, धुआंधार प्रैक्टिस, कि यूपी टेट का बाप निकल जाएगा आपसे। मैं क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ाने में बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ। जिस बैच को उठाता हूँ, याद रखिएगा, और उस बैच में ना हारता हूँ, ना अपने स्टूडेंट को हारने देता हूँ। यहाँ आकस्मिक और संकल्पित अधिगम का अर्थ कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहूंगा कि क्या इसका अर्थ निकल रहा है। आकस्मिक अधिगम याद रखिएगा, सीधे कह सकते हैं बिना लक्ष्य का। क्या कह सकते हैं? बिना लक्ष्य का। जा रहे थे स्कूल और देखे रास्ते में कि भाई जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, पका हुआ है, चलो आज पहले इसको खा लेते हैं, इसको जो है गिरा देते हैं, और स्कूल कल जाएंगे या नहीं जाएंगे। यानी आप जा रहे थे कहीं और, जो है आकस्मिक अधिगम आपने क्या किया? जो अन्य काम किए होंगे। संकल्पित अधिगम मतलब क्या? आपका जो है एकदम जो है लक्ष्य है, लक्ष्य के साथ जो है, लक्ष्य के साथ सीखना। जैसे आज आपकी एग्जाम में आज जो आपका एग्जाम है, परीक्षा है, आज या कल एग्जाम है, आपकी परीक्षा है, तो आप जा रहे हैं, तो रास्ते में लाख कोई आपको फल फूल अमरूद कुछ भी दिखाए, खेल दिखाए,
आप जो है मोटिवेट होने वाले नहीं हो, जाने वाले नहीं हो, क्योंकि जो घर से आप निकले हो तो आपकी संकल्पित अधिगम आपके साथ जुड़ा हुआ है, यानी लक्ष्य की ओर सीखने वाला अधिगम जुड़ा हुआ है आपसे। नेक्स्ट आप देखेंगे अधिगम और क्षमता। अधिगम और क्षमता क्या होता है? किसी बालक के अंदर किसी कारण से सीखने में जो असमर्थता होती है उसे ही अधिगम असमर्थता अक्षमता कहा जाता है। इसके जो है मनोवैज्ञानिक ये कई रूप होते हैं, परिभाषा डिटेल आगे जाएंगे। जैसे एक सबसे फेमस जो एग्जाम में आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है भाई? डिसलेक्सिया अक्सर दिक्कत होता है पठन पाठन से दिक्कत होता है। पठन पाठन की परेशानी, किसी स्टूडेंट की पठन पाठन की परेशानी क्या होती है? वो बालक क्या करता है, एक समान आकार के हेडिंग को तो पढ़ लेता है, लेकिन हेडिंग जब छोटा होता है या बड़ा होता है, बेआकार का होता है अक्षर, तो उस अक्षर को पढ़ने में दिक्कत होता है। इस दिक्कत को जो है तारे जमी पे फिल्म आमिर खान की आई थी, उसमें एक बालक को डिसलेक्सिया था, उसमें दिखाया गया था। डिसलेक्सिया के पेशेंट को या जो बालक डिसलेक्सिया से पीड़ित है उसको चित्र वाले या चित्रकला में ले जाना चाहिए। ठीक है, तमाम ऐसे है आपको पढ़ाएंगे, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्किया, अफेजिया, समझ में आ रहा है, क्लेप्टोमानिया, ये सब क्लेप्टोमानिया तमाम जो है अधिगम अक्षमता होता है, आगे पढ़ाएंगे। ऐसे समझ लीजिए अधिगम में जो है किसी कारणवश जो है सीख न पाना असमर्थता है, अधिगम जो है अक्षमता कहलाता है। इसके साथ एक और शब्दावली जुड़ी हुई है कि किसी कारणवश बालक के सीख न पाना अधिगम अक्षमता आता है, तो फिर उसके आगे उत्पन्न क्या होता है? उसके आगे उत्पन्न होता है उसका अवरोध या उसका पठार। अधिगम का उसे पठार के नाम से जाना जाता है, उसको आगे चर्चा करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, मैं आपसे पूछूं, बताइए प्रथम शिक्षा नीति, द्वितीय शिक्षा नीति, तृतीय शिक्षा नीति कब आई थी? क्या अपडेट बताएंगे? याद रखिएगा तृतीय शिक्षा नीति कब आई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनईपी याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है, और ये आपके एग्जाम में पूछेगा। डिटेल इसकी चर्चा हम लोग आगे फ्यूचर में करेंगे। ये कब आया था? 29 जुलाई को आया था। 29 जुलाई को किस वर्ष में आया था? 2020 में आया था। जब ये आया था तो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले उत्तराखंड में लागू हुआ था। कहाँ लागू हुआ था? उत्तराखंड में सबसे पहले। दूसरा कहाँ लागू हुआ था? दूसरा याद रखिएगा गुजरात में लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। इसी को उल्टा कर दीजिए, 68 को, द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। समझ में आ रहा है? नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी ने किस वर्ष किया? इसी द्वितीय शिक्षा की नीति के अंतर्गत किया। इसी के शिक्षा नीति के अंतर्गत एक साल बाद 1987 में डाइट की स्थापना हुआ। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कब आया भाई? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को आया। लेकिन क्या शिक्षा का अधिकार जो है जो मूल अधिकार है? हाँ, मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या पहले कानूनी अधिकार था? हाँ, शिक्षा का अधिकार पहले कानूनी अधिकार था। तो कब था? 2002 में था। किस प्रधानमंत्री के समय था? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 86वां संविधान संशोधन किया। कब किया? 2002 में किया। और जो है कानूनी अधिकार को मूल अधिकार में बना के शिक्षा का अधिकार को भाग 3 के अनुच्छेद 21 को में रख दिया गया। अब मनमोहन सिंह जब आए, 2010 की बात है, 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू कर दिए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूचना का अधिकार कब आया भाई? यूपी टेट का यह प्रश्न है। सूचना का अधिकार याद रखिएगा, संसद में 5 जून 2005 को संसद में कानून बना दिया गया। पूरे देश में इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। 2005 को लागू कर दिया गया। अगर पेपर बनाने वाला कोई प्रोफेसर होगा, इधर पढ़ाने वाला भी किसी प्रोफेसर से कम नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, यूपी टेट का बाप आपसे निकल जाएगा, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ऐसा पढ़ाई में कि जो वो एग्जामिनर कहीं से पूछे। कार जो है 1 अप्रैल 2010 यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को इसमें लिया जाता है। अब नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी 29 जुलाई 2020 को, तो ये कब? ये 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को लिया गया, यानी 18 वर्ष के बच्चों को जो है मूल अधिकार कर दिया गया। इसी के अंतर्गत ये आप पढ़िएगा जिस दिन शिक्षा नीति, तो जो नए अध्यापक हैं, जो पुराने अध्यापक हैं, जिनको टेट पास करना क्यों जरूरी है, क्यों अधिनियम बना गया, सब कुछ आगे इसमें बताएंगे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं मानवाधिकार। मानवाधिकार भारत में भाई कब लागू हुआ? 1993 में। किसी चीज का टेंशन मत लीजिएगा, बस आपको पढ़ना है, रटना है, टेंशन मुझे दे देना है और मैं उसको आराम से पी जाऊंगा। ठीक है, आपकी जो समस्या है उसको दूर कर दूंगा। याद देखिएगा, जीन पियाजे के विषय में पूछा जाए, जीन पियाजे ने अभी आपने पढ़ा कौन सा काम किया? संज्ञानात्मक विकास का काम किया था। संज्ञानात्मक बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास दिया। आगे डिटेल पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। और एक बहुत मेरी गंदी आदत है, मैं बता दूं आपसे, वाइगोस्की ने क्या किया? वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। क्या गंदी आदत है भाई? कि जो मैं पढ़ाता हूं बहुत मन से, मेहनत से पढ़ाता हूं,
और मेरा मेहनत तभी सफल होता है जब दूसरे दिन आप बताएंगे तभी। यानी जो आज पढ़ाएंगे कल आपको बताना होगा, क्योंकि जो आज पढ़ाएंगे तो कल आप बताएंगे, वहीं से क्लास शुरू करेंगे, चाहे कितना दिन हो, कितना लंबा क्लास हो। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और मेरे यहाँ एडमिशन उन्हीं लोग को लेने के लिए राय दीजिएगा जो पढ़ने वाले हैं, जो आज की क्लास कल बताने की क्षमता रखते हैं, वही लोग एडमिशन लेंगे, अच्छा रहेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से यूपी टेट 2022 का यहाँ से लिखित और टाइपिंग वाली क्लास को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। बीच बीच में आपको नोट्स हम देते रहेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप पहले क्लास लेंगे, फिर आपको नोट्स देंगे। नोट्स पहले देंगे तो क्लास करने नहीं आते हैं। और देखिए, आप पास नहीं होंगे तो मेरा ग्रेड खराब हो जाएगा। आप तो पास के प्राइमरी मास्टर बनेंगे, नहीं बनेंगे आपकी लाइफ है। हम लोग की लाइफ यही है, यही रोजी रोटी है। इसलिए इसको हमारे रोजी रोटी में, हमारे काम में, हमारे भविष्य में अगर आप दिक्कत करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िएगा मेरी क्लास को, नोट्स दे देंगे। कुछ भी दिक्कत होगा बताइएगा, जहां तक होने लायक होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। हेल्प करने के बाद रटना होगा रटवाएंगे, एक चीज को 3-3 बार बोलेंगे, 10-10 बार बोलेंगे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, आप लोग पेड बैच के हैं, पेमेंट दे चुके हो। ऐसा ही नहीं कि आपसे ऐसा बोल के फंसा रहा हूं कि पेमेंट दोगे, दे चुके हो, फिर भी मैं कह रहा हूं। कुछ हर आदमी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है, हर आदमी अलग अलग तरीके से पागल होता है। मैं भी इस तरह पढ़ाने में अलग तरीके से पागल आदमी हूँ, ठीक है। ऐसे समझिएगा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विधियां, ये कुछ सब कुछ याद किया जाएगा। मनोविज्ञान में हम लोग याद रखिएगा 60% लगभग रटने वाला है, सीधे सीधे। जो लोग कहते हैं समझने वाला है, मैं सरासर कहता हूँ, नकारता हूँ इस बात को। 60% रटने वाला है और 40% जो है आप कहीं से पढ़िएगा वो नहीं आएगा। 40% फैक्ट ऐसा है जो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, उस पर जो आपका जो मकसद विकसित होगा उससे प्रश्न आते हैं। मैं बताऊंगा। मैं आपको मनोविज्ञान, पर्यावरण और जीएस, ये 3 चीज़ों को कंप्लीट कराऊंगा। बाकी टीचर है वो कंप्लीट कराएंगे, बाकी कुछ लोग की रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट होगा। बाकी कोई दिक्कत होगा वार्तालाप करिएगा। तो क्या क्लास को यहीं समाप्त किया जाए, इसको कल से हम लोग शुरू किया जाए?